ठीक है। सभी शिक्षक मित्रों का जैन शिक्षा समृद्धि की सीखो और सिखाओ की हमारी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और अभिलाषा जी, आप थैंक्स क्यों कह रहे हैं? ठीक है। सभी शिक्षक मित्रों का स्वागत जी है। सर, वो नीरज भैया ने वेलकम किया इसलिए मैंने थैंक्स बोला। अच्छा अच्छा, बढ़िया। आज हमारा आउटपुट सेशन है और आउटपुट सेशन में हम पिछले सप्ताह जो भी नैतिक शिक्षा और संस्कार की जो भी एक्टिविटी हमने की है उस एक्टिविटी के बारे में हमको शेयर करना है, आपका अनुभव बताना है। और अनुभव के साथ साथ आपने जहां भी स्कूल में या घर में जिन जिन बच्चों को कहानी सुनाई है तो वो अनुभव भी आपको शेयर करना है। और मैंने देखा कि ग्रुप में भी काफी अच्छी अच्छी कहानियां आई है जो मैंने पढ़ी है। और एक दो कहानी तो मैंने पहली बार पढ़ी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के माध्यम से उस कहानी का परिचय हुआ। पर आज हमारा ग्रुप का जो शेयरिंग होगा वो हमारा स्टोरी टेलिंग के ऊपर रहेगा। और मैं उसमें आगे बढ़ूं उससे पहले हम भगवान की प्रार्थना कर लेंगे। और नीरज जी, किसको इनवाइट करना है? स्वेच्छा जी को ना? बोला बाय। बिल्कुल। स्वेच्छा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। स्वेच्छा जी? हाँ जी सर। हाँ नीरज जी, स्वेच्छा जी को अनम्यूट कीजिए। स्वेच्छा जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट है स्वेच्छा जी, वीडियो ऑन कर लीजिएगा स्वेच्छा जी। स्वेच्छा जी प्रार्थना करवाइए। यस सर। सर थोड़ा सा सुरेंद्र। स्वेच्छा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैसे आ रही है? हाँ, आवाज नहीं आ रही है, अभी करिए। अब आ रही सर? थोड़ा कम आ रहा है, आप थोड़ा नजदीक आके बोलिए। अब आई सर? हेलो? आई आवाज सर? हाँ, बहुत धीमी आ रही है। फिर भी सर स्लो आ रही। बोलिए। सुरेंद्र मुकुटा न प्रभा वासत्ता दिन केंद्र वचनाम देवा छाई से शूरिणो पितास हे पाठिका सादिवा योगी जनस्ते पंचदेवा ते मंगे मंगलम कुर्वन्तु मंगलम। केवली महावीर भगवान की जय। अच्छा, ओके, मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। आयुषी जी, रूबी जी, अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। टीना जी। ठीक है। ओके, खास तो आज नीरज जी आज रास्ते में है। कहीं रास्ते में रुककर उन्होंने हमारे लिए ये आज हम मिल पा रहे हैं तो उसमें भी वो ट्रैवल कर रहे हैं। और नीरज जी अभी बहुत सारे हमारे जो शिक्षक मित्र इस सीखो और सिखाओ की श्रृंखला में जुड़े हुए हैं
उनसे उनकी मुलाकात हो रही है। पिछले 3-4 दिन से लगातार वो घूम रहे हैं। ठीक है नीरज जी? जी बिल्कुल सर। और आज हम हमारे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, हाँ। रश्मि जी, आकृति जी, आज हम इनके घर होके आए हैं, इनसे रूबरू होके आए हैं। अरे वाह, जी। और बहुत अभी वो बढ़िया। हमारे सत्र में जुड़ चुके हैं। हाँ। और नीरज जी, अनुभव कैसा रहा वो भी जरा शेयर कीजिए। इन लोगों के साथ कैसा लगा, बाकी सारे शिक्षक मित्रों से? जी बिल्कुल। यदि हम अनुभव की बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि जितना टाइम हमने लोगों से कहा कि हम इतने टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो वो हमारा वेट करते हुए मिले। हम क्षमा चाहते हैं कि हम भले ही समय पे नहीं पहुंचे, क्योंकि क्या है कि मीटिंग का ऐसा रहता है कि अगर जब तक पूरी बात खत्म ना हो तो तब तक हम मीटिंग को भी नहीं छोड़ सकते थे। तो सभी ने प्रॉपर समय दिया, जिसके लिए जहां बुलाया गया वह सभी पहुंचे हैं। और हम इस सत्र के माध्यम से उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और उनके लिए हमारा एक मैसेज विशेष ये रहा है कि हमारे प्रशिक्षण का लाभ प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और यही हमारा उद्देश्य है कि जिस व्यक्ति को इस प्रशिक्षण की आवश्यकता है उस तक हमारी जानकारी पहुंचना चाहिए और उसे इस वेबिनार श्रृंखला से जुड़ना चाहिए। हमारा आस्था 2 के नाम से ग्रुप प्रारंभ हो चुका है और उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की लिंक वो हमसे प्राप्त कर लें, यदि किसी के पास नहीं पहुंची हो, बाकी हमने शेयर कर दी है। और जो अभी 22, 23, 24 3 दिन का कार्यक्रम है, सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सर एवं जवाहर सर का बुंदेलखंड आगमन है, तो उसका विशेष आमंत्रण मेरे द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों के से मुलाकात करके प्रेषित किया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप सभी हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे और कार्यक्रम अनुसार अपनी उपस्थिति संबंधित स्थान पर जरूर देंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा नीरज जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके माध्यम से, क्योंकि हम इन सभी, चाहे रश्मि जी हो, आयुषी जी हो, स्वेच्छा जी हो, सुरभि जी हो, प्रियंका जी, रोशनी जी, रूबी जी, अभिलाषा जी, इन सभी तक हम पहुंचे हैं, मुस्कान जी हो, संगीता जी हो, तो माध्यम आप बने हैं और आपके माध्यम से हम इन लोगों के साथ पहुंच पाए हो। और ये सीखो सिखाओ की हमारी जो ये श्रृंखला है वो और भी मजबूती से चल रही है। उसी का कारण ये है कि आप एक लिंक बन पाए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं और एक पूरा परिवार खड़ा हो गया है। तो आपकी भूमिका वाकई ही बहुत ज्यादा सराहनीय है और उसकी जरूरत और भी ज्यादा पड़ने वाली है, और ज्यादा लोगों को हमारी जेएसएस के साथ जुड़ने के लिए। हाँ रश्मि जी, आप कुछ कहना चाहती थी, बताइए, अनम्यूट कीजिए। जी सर, जैसे कि सर को भी अच्छा लगा, तो मैंने ना सर को, नीरज सर को पहले तो देखा है, बट ना मैं छोटी थी उस टाइम, मैं खुद पाठशाला जाती थी, तो उनसे बात करना नहीं हुआ। ऐसे वो आते थे मोना दीदी लोगों के घर, तो मतलब देखा तो है लेकिन बात नहीं की। लेकिन आज उनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। सम्यक सर भी आए तो उनसे भी बात की, सबसे जी बात सर करके के अच्छा लगा। साथ उनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा था। बहुत बहुत जी, बढ़िया। जी सर, मैं अंत में अपनी बात कहकर लेफ्ट लेना चाहूंगा हाँ कि ठीक है। जिन प्रशिक्षणार्थियों के पास अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं तो उनके पास भी हम जरूर जाएंगे, उनसे हम जरूर मिलेंगे। वो ये ना सोचें कि हमारे पास तो आए नहीं हैं, तो हम भी हर संभव कोशिश करेंगे कि उनसे मुलाकात करें। और प्रोग्राम आप सभी के लिए भेज दिया गया है, तो आप अपना समय और दिन रिजर्व रखें ताकि आप संबंधित स्थान पर पधारें। जी जी सर, मैं क्षमा चाहता हूँ कि अभी मैं हाईवे पर हूँ, तो मैं मीटिंग ठीक से है। लेफ्ट लूंगा अभी। हाँ ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और संभल के जाए। अब आराम से, जब भी आप जुड़ना चाहे तो वापस जुड़ जाना। ठीक है। जी सर। ओके ओके, ओके। धन्यवाद सर, सभी के लिए जय। धन्यवाद नीरज जी, संकित जी, आप जबरदस्त कार्य कर रहे हैं दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद।
बढ़िया। तो शिक्षक मित्रों तैयार है? आपका अनुभव मैं सुनना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह कहाँ कहानी कही, कौन सी नई कहानी बनाई, बच्चों को कैसी लगी और आपका अनुभव कैसा रहा, ये आपको शेयर करना है। तो शुरुआत मैं करूं कि आप हैंड रेज करेंगे? मैं देखना चाहता हूं कि आपको अपनी कहानी कहने की उत्सुकता कितनी है। कहानी कहने के लिए भी तो बोलना पड़ता है ना, है ना? अच्छा, कितने लोगों ने बच्चों को कहानियां सुनाई? आप हाँ, आप हैंड रेज कर सकते हैं, यहाँ इमोटिकॉन्स है। ओके, ठीक है। हाँ, ओके स्वेच्छा जी, बढ़िया। ओके टीना जी, हाँ, चलिए। तो कहाँ से शुरू करें? रश्मि जी आप बताइए, चलिए आप शुरू कीजिए। प्रियंका जी भी है, एग्जाम्स चल रही है उसके साथ साथ भी है। ओके, सुरभि जी भी है। ओके, ठीक है। हाँ, बताइए रश्मि जी, अपना अनुभव शेयर कीजिए। जी सर, पहले तो ये है कि मेरा ये था कि मैं ऐसा था कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट को पढ़ाती थी। एकाएक ना टीचर चेंज होने के कारण मेरा ही मतलब शेड्यूल ही चेंज हो गया। मुझे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्लास के लिए इंग्लिश रीडर पढ़ाने को मिले। तो सर मेरी लाइफ में ही चेंज आ गया, मेरी लाइफ ही एक स्टोरी बन गई थी। मुझे समझ नहीं आता करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मैंने अभी तक ना, मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को डायरेक्ट इंग्लिश रीडर पढ़ाने लगी। स्टोरी तो है, उनमें भी स्टोरी है सर। तो सबसे ओके, पहले एक मतलब एक स्टोरी है, उसमें कॉइन की, 1 रुपया की स्टोरी है। वो ओके। बताता है कि वो नहीं, बताता है कि आप मैं देखिए, कैसे। आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी जो कहानी सुन रहे हैं ना, वो सारे बच्चे हैं। अगर आप कहानी सुना रही है तो कहानी सुनाते समय आप शिक्षक है और हम सारे बच्चे हैं, उसी तरह सुनानी है। ठीक है? जी आप सर। ऐसा मत समझिए कि हम बड़े हैं, मैं भी आपके क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा हूँ, इसी तरह आपको कहानी सुनानी है। हम देखना चाहते हैं कि हमारा शिक्षक किस तरह से कहानी कहता है। ठीक है? और हाँ, अक्षर से म्यूट हो जाइए। हाँ, और दूसरा कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पिछले सप्ताह आपका कहानी के द्वारा जो अनुभव हुआ वो कैसा रहा, वो पहले शेयर कीजिए और फिर कहानी बताइए। चलिए। जी सर, तो इसमें ना सर मैंने बुक्स से ही मतलब पहले जो आपको मैंने स्टोरी दी है वो मैंने खुद से, मतलब ऐसा है कि एक स्टोरी मैंने पहले पढ़ी थी तो उसको मैंने लिखा है। और ये जो स्टोरी है ना, मैंने बुक्स से मतलब आज ही मतलब बच्चों को पढ़ाई थी, थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के बच्चों को, जो कि ओके, इंग्लिश में है, लेकिन मैं उसे हिंदी में कन्वर्ट करके उसको मतलब ट्रांसफर करके सुनाई थी सबको। तो मैं आप लोगों को मतलब ऐसे ट्रांसफर करके बताती हूँ। यह एक स्टोरी 1 रुपया की, मतलब 1 रुपए की है। वो 1 रुपए उसकी कहानी है। वो बताता है कि मैं सबसे पहले एक मुंबई के एक गवर्नमेंट उसमें बना था। ठीक है, फिर उसके बाद वो जाके उसकी वो बोलता है कि मेरी लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई, तो एक लड़की से हुई। एक लड़की के पॉकेट में वो 1 रुपए देखा, उसके वो रुपए देखने के बाद उसे शाइनिंग दिखी कि ये तो बहुत चमकदार रुपए, और उसका देने का बिल्कुल मन नहीं था। वो किसी को देना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने उसे एक, वो लड़की स्कूल गई, उसने एक रिक्शा चालक को वो 1 रुपए दिया। तो इस स्टोरी में क्या है कि वो कैसे घूम फिर के कॉइन कहाँ पहुंचता है, लाइफ का शेड्यूल है सर ये। तो फिर हाँ, उसके नहीं, बाद मतलब आपको वो कहानी, अगर आप कहानी कह रहे हैं तो हमें पूरी कहानी सुनाए जैसे बच्चों को सुनाते हैं। हाँ जी सर। तो फिर हाँ, उसके बाद वो 1 रुपए उस लड़की के पास से जाता है रिक्शा चालक के पास। तो रिक्शा चालक की जेब में वो कॉइन बोलता है कि मैं एक दिन पहले लड़की के पास रहा, फिर दूसरे दिन उसने मुझे एक रिक्शा चालक को दिया। रिक्शा चालक के मैं उस गंदी कपड़ों की डायटी, मतलब खराब जेब में एक दिन तक पड़ा रहा। और फिर उसके बाद उस रिक्शा चालक ने दूसरे दिन वही सिक्का अपने अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को दिया। तो उस बच्चे ने क्या किया कि उस कॉइन को एक गुल्लक में डाल दिया। गुल्लक में डाला तो उस कॉइन के साथ अदर कॉइन भी थे। जो 1 रुपए था उसको इस चीज का गुमान था कि मैं चमकदार हूँ, उच्च जाति का हूँ, और उच्च जाति का हूँ। और जो बाकी कॉइन है वो निम्न जाति के, मतलब निम्न वर्ग के हैं। तो फिर उसको इस चीज का घमंड था कि मैं उच्च जाति का हूँ और इन इन कॉइन्स के साथ क्यों हूँ। वो 5-7 दिन तक उस कॉइन्स के पड़ा रहा और मतभेद करता रहा। उसके बाद उसकी वाइफ ने, रिक्शा चालक की वाइफ ने, उस कॉइन को निकाला और एक घी वाले को दे दिया।
और उससे घी लिया, तो उसको घी देते ही उसने क्या किया, उसने उसे दिया तो वो कॉइन बोलता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं जैसे ही उस घी वाले के पास गया और मुझे घुटन महसूस होने लगी। तो मतलब वो उसे अपने आप में ईगो था कि मैं ये हूँ और मैं कैसे-कैसे हाथों में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो घी घी वाले के हाथ से वो किसी और अदर के पास गया, अदर के पास जाते-जाते वो एक एक छोटे बच्चे के पास गया। उसके पॉकेट में एक छेद था, तो उस छेद से वो निकल के और एक गटर में गिर गया। उस बच्चे ने ढूँढने की बहुत कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन वो कॉइन उसे नहीं मिला। तो फिर वो बोलता है कि मेरी ये है कि मेरी चमक, अब ना मैं साइन का बच्चा हूँ, ना कुछ बच्चा, मैं 10 साल तक तो अच्छे से जीवित रहा, लेकिन 11वें साल में मुझे एक गटर में जाके गिरना पड़ा। तो सर इस स्टोरी का सेंस ये निकलता है कि कभी अपने आप पे अभिमान नहीं करो, गुमान नहीं करो। सबके साथ, या जाति-पात हो चाहे कोई मतभेद हो, सबके साथ एकजुट रहो और किसी भी चीज़ का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए लाइफ में। अगर आपने लाइफ में एटीट्यूड रखा तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप बिना एटीट्यूड की लाइफ को जियोगे तो आप हर मंजिल को हासिल कर सकते हो। और नहीं तो अपनी लाइफ कैसी होगी उस कॉइन की तरह कि अपन ना घर के बचते ना घाट के उस गटर की तरह रह जाते हैं, क्योंकि ना उसमें सिर्फ मतभेद ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, और कोई भी आपके साथ रहे ना, बोलना हो ना कुछ कहना करेगा। सर यही है, स्टोरी का सार यही है। बढ़िया, आपने स्टोरी तो बढ़िया बताई। सार आपको बताना नहीं था। सार क्या है, ग्रुप में से ही लोग बताते हैं। आपको सार बताना नहीं है, सार ग्रुप वाले शेयर करेंगे जो बच्चों ने आज आपकी कहानी सुनी है वो। ठीक है, तो आप सिर्फ अपनी कहानी बताइए, फिर पूछना सार किसको है, बच्चों को। हमने लास्ट टाइम भी जो कहानी कही थी तो ऐसा ही किया था, यस और नो। हम सार बताते नहीं है, हम पूछते हैं। ये बहुत जरूरी है, बच्चों को भी अपने हिसाब से उनको जो समझ में आया है वो कहने देना है। ठीक है, जी सर। तो ये ध्यान में रखना है। बढ़िया। रश्मि जी और कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, बाकी तो ये स्टोरी है, और बाकी जो मैंने स्टोरी लिखी हुई थी वो है कि दो स्टूडेंट हैं। तो दोनों स्टूडेंट बहुत ही ब्रिलियंट हैं, और ब्रिलियंट होने के साथ साथ वो एक दूसरों के साथ बैठते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन उनके टीचर्स को ये लगता था कि ये मतलब और आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन दोनों की थिंकिंग एक दूसरे से मिलती रहेगी और वो आगे नहीं जाएंगे। तो फिर उनके टीचर उसे एक दिन बाग घुमाने ले गए, तो वो तीनों लोग बाग में घूमते हैं, और एक मतलब जो बाग का माली माली बोलो या कुछ भी बोलो, तो एक आदमी ना उस पेड़ से आम लाठी से मार मार के तोड़ रहा था। तो माली माली बोलता, वो मतलब टीचर बोलते इससे सेंस क्या निकलेगा, तो फर्स्ट बोलता कि सर ये उसे मार मार के गिरा रहा है, और सेकंड बोला कि अगर सर मारेंगे नहीं तो फल कैसे आएंगे, और फल नहीं आएंगे तो फिर हमें प्राप्त कैसे होंगे। तो और अगर अपन इसे सीधे वे पे देखेंगे तो ये सही, और अगर अपन रॉन्ग वे पे देखेंगे मतलब माइंड के ऊपर जैसे अपन वो प्रेशराइज करेंगे, जैसे सोचेंगे वैसे ही होगा। बराबर। तो फर्स्ट वाला बोलता है कि नहीं सर, और ये फल ये फल को गिरा रहा है और इसे मार रहा है, लेकिन सेकंड वाले को ये लगता है कि वो फल प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो सर ने बोला कि तुम लोग देखो, अपने आप को सोचो कि तुम दोनों की थिंकिंग अलग अलग है, तुम अलग अलग व्यवहार करो, अलग अलग सोचो, और अलग 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 अपना कार्य को करो। अगर एक साथ रहोगे तो एकजुटता ही रहेगी और अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस स्टोरी का सेंस यही सर। बढ़िया, मतलब सोच की मैंने वो स्टोरी पढ़ी भी है और बहुत अच्छे से वो लिखी है। बढ़िया कहानी है कि जो नजरिया जैसे दिखता है वैसा होता है। तो जी सर। बहुत अच्छा। सुरभि जी, रश्मि जी, बढ़िया। चलिए हम टीना जी के पास चलते हैं। टीना जी आप रेडी है? बढ़िया, यस सर। तो आप अपना अनुभव शेयर कीजिए टीना जी। यस सर। सर सबसे पहले तो मैंने इस हफ्ते चोरी ना करना और झूठ ना बोलना ये ज्यादातर बच्चों को सिखाया है। इसकी शिक्षा दी है क्योंकि वो किसी की भी पेंसिल ले लेते थे और इरेजर ले लेते थे और फिर बताते नहीं थे। तो ये मैंने सबसे ज्यादा सिखाया है। और कहानियां नहीं, तो हाँ वो सुनाई। कैसे, हाँ, वो कैसे सिखाया आपने? सर उनको समझाया है मैंने अच्छे से कि ऐसा नहीं करना पड़ता। सर कहानी तो मैं नहीं उस पे बना पाई हूँ, लेकिन मैं अगले हफ्ते ज़रूर सुनाऊँगी उसके तो उस आपने बच्चों वैसे। को कोई कहानी सुनाई कि नहीं सुनाई इस वीक? हाँ सर, सुनाई तो है। हाँ, आज शनिवार को ही मैंने सेकंड क्लास में भी सुनाई और फर्स्ट क्लास में भी सुनाई। बढ़िया। सेकंड क्लास में जो मैंने कहानी सुनाई है वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। हाँ, बट अभी अ, अभी यहाँ पे सारे बच्चे हैं आपके क्लास हाँ के, सर। तो आपको उसी हाँ, तरह कहानी सुनानी है जैसे आपने हाँ क्लास सर। में बच्चों को सुनाई है। हाँ ठीक सर। है,
चलिए, चलिए। बच्चे सब तैयार है ना? ओके। चलिए। हाँ, तो एक समय की बात है। क्या होता है, एक शिष्य और गुरुजी, उनको एक जगह पर पहुंचना था अपने काम से, तो बहुत लंबा रास्ता था, उनको पार करना था। अब वो ना चलते-चलते बहुत थक गए थे, लेकिन क्या होता है, अगर वो उनका मन करता था कि मैं आराम कर लूँ, विश्राम कर लूँ, लेकिन वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें बहुत दूर पहुँचना था। अगर वो आराम करते, तो उनको पहुँचने में रात हो जाती। तो क्या होता है, वो चले ही जाते हैं और बीच में एक बहुत बड़ा-सा नाला आ जाता है। तो उस नाले को पार ऐसे तो अपन कर नहीं सकते, तो क्या होता है, उस नाले को पार करने के लिए छलांग लगानी होती है। सभी लोगों ने छलांग लगाई, गुरुजी भी निकल गए, शिष्य भी, लेकिन क्या होता है कि गुरुजी का जो कमंडल था, वो उस नाले में गिर जाता है। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं, गुरुजी भी परेशान हो जाते हैं कि अब इसको कैसे निकाला जाए, और सारे शिष्य सोच में लग जाते हैं कि इसको निकाला कैसे जाए आखिर। बैठ जाते हैं सब लोग और यही सोचने में लग जाते हैं कि कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। और उनमें से जो कुछ शिष्य थे, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सफाई कर्मचारी को बुलाया जाए और फिर इस कमंडल को निकाला जाए। वो खुद उसमें नहीं जाते थे, बल्कि वो सोचते थे कि सफाई कर्मचारी को, तो वो ढूँढने निकल जाते हैं सफाई कर्मचारी को। फिर गुरुजी तो बहुत चिंता करने लग जाते हैं, क्योंकि क्या हुआ था, उन्होंने 1 दिन पहले बच्चों को स्वावलंबन वाला पाठ सिखाया था, लेकिन कोई भी उसका पालन नहीं कर रहा था। तो इस बात से गुरुजी बहुत विचलित थे कि बच्चे कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, और सारे बच्चे ऐसे बैठे थे, तरकीब लगा रहे थे कि कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। लेकिन अंत में क्या होता है, एक शिष्य खड़ा होता है और उस नाले में देखने लग जाता है। देखते-देखते वो हाथ डालता है और उसमें कमंडल ढूँढने की कोशिश करता है। लेकिन उसमें कमंडल तो उन्हें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि क्या हुआ था, कमंडल बहुत देर से गिरा था, तो वो नीचे पहुँच गया था। तो वो परेशान हो जाता, फिर वो अपने कपड़ों को सँभाल करके उसमें उतर जाता है और फिर उतर के अंदर तक पहुँच के कमंडल लेकर ऊपर आ जाता है। और ये सब देखकर फिर गुरुजी बहुत खुश होते हैं, उसकी बहुत सारी तारीफ़ करते हैं, और जो सफाई कर्मचारी को खोजने गए थे शिष्य, वो भी वापस आते हैं और फिर उन्हें अपनी गलती का यह एहसास होता है। तब वह सोचते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो ये थी सर कहानी, और सिक सर इस कहानी से क्या सीख मिलती है, ये बता दूँ क्या? नहीं नहीं, ये आपको नहीं बताना, ये सुनने वाले बताएंगे। चलो बताओ, कौन बताएगा? कहानी कैसी लगी बच्चों? और ये कहानी का सार क्या है, ये कौन बताएगा? कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों का ध्यान क्लास में इधर उधर भटक रहा था, तो कहानी अच्छे से सुनी नहीं है बच्चों ने, ऐसा मतलब हुआ ना? हाँ हाँ संगीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज। हाँ अभी आ रही है। हेलो। हाँ बताइए संगीता जी। हाँ सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा सर? हाँ सर, कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम स्वयं करना चाहिए, और यदि नहीं कर पाते हैं तो ये गलत हो जाता है। हाँ सही बात है। हाँ सर। हाँ और सर एक और कहानी थी जो फर्स्ट क्लास के बच्चों को सुनाई थी। वो बच्चों ही के हिसाब से है, छोटी-सी। सुनाए सर? आवाज़ आ रही है। हाँ बोलिए। सर आवाज़ आ रही। हाँ हाँ। बोलिए। सर क्या होता है, एक बड़ा-सा जंगल था और उस जंगल में एक जंगल का राजा शेर रहा करता था। अब वो तो जंगल का राजा था और पूरे जंगल पर बस उसी का राज चलता था। तो क्या होता है, वो एक दिन एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए जाता है। वहीं पे एक शियार रहता है। वो उसको देखकर एकदम से डर जाता है
कि ये तो बहुत बड़े हैं, ये तो मुझे खा जाएँगे, ये मुझे खा जाएँगे, बस यही बात उसके दिमाग में आती है और वो जाकर के शेर के पैरों पर गिर जाता है और कहने लगता है, शेर जी मैं तो प्लीज़ मुझे मत खाना। मैं आपकी सेवा करता रहूँगा, मुझे अपने घर में नौकर रख लो, मैं आप हमेशा आपकी सेवा करूँगा। और शेर को उस पर दया आ जाती है, तो वो क्या करता है, उससे दोस्ती कर लेता है। कहता है कि चलो मैं आपसे दोस्ती कर लेता हूँ और अब आप मेरे घर में ही रहोगे। तो क्या होता है, शेर शियार को अपने घर ले जाता है और शियार शेर के घर में रहने लग जाता है। तो शेर जो शिकार करता था, उसका जो भी भोजन रहता था, उसमें से जो कुछ भी बचता था, वो शियार खा लेता था। अब ऐसे ही खाते-खाते जो भी बचता था शेर का खाना, शियार को खाते-खाते वो बहुत बलवान हो जाता है। शेर के जैसी उसमें शक्ति आ जाती है, वो बहुत ताकतवर हो जाता है। तो एक दिन वो क्या सोचता है कि अब तो मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ, मुझ में बहुत ताकत आ गई है। अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बिल्कुल शेर के जैसे हो गया हूँ मैं। तो उसके दिमाग में आता है कि अब मुझे हाथी का शिकार करना चाहिए, अकेले ही। तो वो शेर के पास जाता है और कहता है, शेर जी अब तो मैं बहुत बलवान हो गया हूँ, बहुत ताकत आ गई है मुझ में। मैं हाथी का शिकार करूँगा। अब शेर ये सुनकर डर जाता है, वो कहता है, नहीं दोस्त तुम ऐसा मत करो। हाथी इतना बड़ा होता है, तुम्हें अभी आइडिया नहीं है कि तुम कैसे शिकार करना है। लेकिन वो बिल्कुल भी बात नहीं मानता है दोस्त की और उसको तो अपना घमंड था कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझ में इतनी शक्ति आ चुकी है और ऐसे ही सोचते-सोचते वो एक पेड़ के ऊपर खड़ा हो जा चला जाता है। और फिर वहाँ पे जंगल में एक नदी के किनारे हाथी आता है पानी पीने के लिए और हाथी जैसे उस पेड़ के नीचे आता है और वो शियार क्या होता है उस पे छलांग लगा देता है। लेकिन अब उसको तो इतना आइडिया था नहीं कि कैसे शिकार किया जाता है, तो क्या होता है वो ज़मीन में गिर जाता है और हाथी जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाता है और शियार मर जाता है। तो ये थी हमारी स्टोरी। बढ़िया। चलिए बच्चों, सार क्या है, कौन बताएगा? बहुत अच्छी बात है। चलिए इस बार कौन बताएगा? हाँ प्रियंका जी बोलिए। प्रियंका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करनी चाहिए, हम कितने अपनी शक्तियों पर। बहुत बढ़िया है ना, अति घमंड भी बहुत नुकसानकारी होता है। हाँ। बहुत अच्छा प्रियंका जी, बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सुरभि जी आपको इनवाइट करते हैं। सुरभि जी अपनी बात रखें। यस सर। सर मैं स्टोरी तो नहीं सुना पाई हूँ बच्चों के लिए। अच्छा तो कैसा रहा, ये भी अनुभव कैसा रहा वो बताइए। सर अच्छा रहा, मैंने स्टोरी पढ़ी और ग्रुप में भी शेयर की, काफी अच्छी स्टोरी थी ये। तो मैं सबको एक स्टोरी सुना सकती हूँ यहाँ पे। हाँ बच्चे तैयार हैं, बताइए। ओके। तो एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे, हरी और भोला। तो हरी बहुत बड़ा आदमी था और बहुत उसके पास पैसा था और जो भोला था वो काफी गरीब था, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था और झोपड़ी में रहा करता था, कपड़े नहीं थे पहनने को, खाने के लिए नहीं था, तो वह बहुत परेशान रहा करता था। तो एक बार भोला रास्ते में जा रहा था, तो क्या होता है उसको एक बूढ़े आदमी मिलते हैं। तो वो बूढ़े आदमी जो होते हैं वो सामान लेके जा रहे होते हैं। तो भोला उनसे बोलता है, आप अकेले इतना भारी सामान लेके जा रहे हैं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो वो बोलते हैं, हाँ बेटा तुम मेरे घर तक ये सामान रखवा दो। तो भोला वो सामान लेके उनके घर तक जाता है, वो रखवा देता है। तो वो बूढ़े आदमी उससे पूछते हैं, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम्हें क्या तकलीफ है? तो वो बोलता है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है। वो अपनी प्रॉब्लम बताता है उनके लिए। तो वो कहता है, तुम यहीं रुकना, मैं आता हूँ। वो अपने घर जाते हैं और अंदर से एक बॉक्स, एक पेटी लेके आते हैं।
और उससे बोलते हैं लो बेटा ये तुम्हारे लिए। तो बोलता है मैं इसका क्या करूंगा? तो बोलता है ये जादुई पेटी है, तुम इससे जो मांगोगे तुम्हें वह मिलेगा। तो बोलता है ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो वो बोलता है कि अभी मेरे कोई काम की नहीं है, इसको तुम लेके जाओ। तो वो भोला इसका पेटी को अपने घर लेके जाता है, अपनी वाइफ को बताता है। तो वाइफ बोलती है आप ये पेटी क्यों ले आए, हमें खाने की जरूरत है इस पेटी की। तो वो बताता है कि ये पेटी जो है इसमें ये जादुई पेटी है, हम इससे खाना मांग सकते हैं, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। वो पेटी खोलता है और बोलता है मुझे खाना चाहिए, तो उसके पास खाना आ जाता है। उसका ये रहता है पेटी का ये कि आपने जो मांग लिया उसके बाद उसको बंद करना होता है। तो उसको बंद कर देता है, ऐसे ही चलता रहा, उसको खाने मिलता गया। तो जो भी मिलता, जो राशन मिलता वो मार्केट में उसको बेच आता, तो उससे उसके पैसे भी मिल जाते थे। तो एक बार ये राशन बेचने को मार्केट जा रहा था, तो इसका बड़ा भाई जो है हरी, वो देख लेता है, बोलता तुम कहाँ जा रहे हो ये राशन लेके? तो बोलता मैं मार्केट जा रहा हूँ इसको बेचने के लिए। तो वो सोचता है ये जो भोला इसके पास खाने के लिए नहीं था, आज ये बेचने जा रहा है, मेरे पास मदद मांगने के लिए आया करता था, तो ये तक दाल में कुछ काला है, तो ये मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा। तो ये चेक करता है, ये राशन बेच आता है और अपने घर जाता है। वो घर जाता है तो ये पेटी से फिर से मांगता है कि मुझे ये चाहिए। तो हरी देख लेता है उसका बड़ा भाई, अरे इसके पास तो जादुई पेटी है, उसको लालच आ जाता है, अब तो मुझे ये चाहिए, मैं लेके रहूंगा। हरी आता है रात में और उस पेटी को चोरी करके ले जाता है। वो कहता है अब इसको मैं घर में तो रख नहीं सकता, सबको पता चल जाएगा, मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो इस पेटी को लेके वो जंगल भाग जाता है। फिर जंगल में क्या है, एक गड्ढा होता है, वो भागते भागते उस गड्ढे में गिर जाता है। अब उसको प्यास लगती है, वो पेटी से बोलता है मुझे पानी चाहिए, खोलता है, पानी आ जाता है, लेकिन वो पेटी बंद करना भूल जाता है, जिसके कारण वो गड्ढा पूरा फुल हो जाता है और वो उसमें डूब जाता है। उसको तैरना तो आता नहीं है। बस इतनी थी। अब सीख आप लोग सभी बताइए। हाँ चलिए, तो कौन बताएगा? रश्मि जी ने हाथ खड़े किए हैं, आयुषी जी सागर से। आयुषी जी बताइए। सर इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बयाय होती है। बहुत बढ़िया। तो लालच के कारण वो पेटी तो मिल गई बट पानी में डूब गया। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सुरभि जी। और पिछले सप्ताह बच्चों को कहानी सुना पाए आप? नो सर। ठीक है, ओके। तो ये सप्ताह आपको ये काम जरूर करना है। कहानियां बहुत विशेष होती है, बहुत अच्छी होती है, और इससे बच्चों के मन मस्तिष्क में बहुत कुछ नया ऐड कर सकते हैं हम, और वो बहुत कुछ सीखते हैं कहानियों से। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम इनवाइट करते हैं संगीता जी को। संगीता जी आप अपनी बात रखिए, अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र। सर मेरा नाम सुनीता जैन है। आपकी आवाज नहीं आ रही है थोड़ा। हाँ बोलिए संगीता जी। रूबी जी, रियंका जी अपना वीडियो ऑन करें। आयुषी जी आराम से अपना वीडियो ऑन करें। हेलो। हाँ आ रही सर आवाज? हाँ आ रही है। हाँ सर, कहानी तो मैं स्कूल कम जा पाती हूँ, लेकिन मैं गई थी एक दिन। हाँ तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को एक कहानी सुनाई थी। बढ़िया। कहानी एक ऐसी थी कि मतलब पढ़ी तो पुस्तक की है। तो कहानी ऐसी है, एक लकड़हारा रहता है और वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और उनको बेच करके अपना गुजारा करता है। एक दिन वह लकड़ी काटने गया तो वो नदी के किनारे एक पेड़ की लकड़ी काट रहा था। तो उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई, नदी में। तो वो नदी काफी गहरी थी, तो नदी के किनारे बैठ करके रोने लगा। क्या करे, अब कहाँ से मैं कैसे लकड़ी काटूं और कैसे मैं उसको बेचकर अपना गुजारा करूं। आज मैं भूखा ही सो जाऊंगा, मेरे यहाँ तो कुछ खाने के लिए है नहीं।
इतने में उस नदी में से एक जलपरी आती है और वो कहती है क्या हुआ भैया? तो वो कहता है मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, अब मैं उसको निकाल नहीं सकता। तो वो जलपरी बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल के देती हूँ। तो वो पानी के अंदर जाती है और एक सोने की कुल्हाड़ी वहां से लेकर आती है और लकड़हारे से बोलती है कि लो भैया ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो वो बोलता है नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी ऐसी नहीं थी। तो वो कहती है ठीक है। तो फिर वो दोबारा पानी में डूबती है और एक चांदी की कुल्हाड़ी लाती है। चांदी की कुल्हाड़ी देखकर भी वह लकड़हारा कहता कि नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी और ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो वो जलपरी समझ जाती है और फिर वह पानी में फिर से डूबती है और वह कुल्हाड़ी लेकर के आती है। तो वो लकड़हारा हंसने लगता है और कहता है यही मेरी कुल्हाड़ी है, मुझे दे दो। तो वो जलपरी जो रहती है वो बहुत खुश हो जाती है और उसको वह सोने की और चांदी की और उसके लोहे की कुल्हाड़ी उसको दे देती है। तो वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहती है तुम्हारी सच बोलने की आदत है और तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ी देती हूँ। वह आया और अपने घर जब आया तो उसने उस कुल्हाड़ी को बेच दिया, तो उससे उसको काफी पैसे मिले और इससे वह अच्छे से रहने लगा। अब उसके पास में एक पड़ोसी रहता था, उसने देखा कि अरे ये लकड़ी काटने वाला इतना अच्छा कैसे हो गया। तो उसने उससे पूछा क्यों भैया, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आ गया? तो वह बोलता है, तो उसने पूरी कहानी सुना दी कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई थी, तो मुझे वहां से जलपरी आई, उसने मुझे कुल्हाड़ी दी, मैंने उसको बेच दिया। तो उसके मन में लालच आ गया और उसने कहा मैं ऐसा ही करूंगा। तो वह गया और उसी पेड़ पर बैठ करके लकड़ी काटने लगा और जानबूझकर उसने अपनी कुल्हाड़ी को पानी में डाल दिया। हाँ, फिर अब और बैठ करके रोने लगा। तो जलपरी फिर से आई। तो वो जलपरी कहती क्या, क्यों भैया क्या हो गया? तो बोला मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, मैं कैसे लकड़ी काटूं? तो वो कहती है कुछ नहीं भैया, मैं लेके आती हूँ। तो वो पानी के अंदर जाती है जलपरी और सोने की कुल्हाड़ी लाती है। तो वह देख करके वह दूसरा वाला लकड़हारा जो था उसका पड़ोसी खुश हो जाता है और बोलता है हाँ मेरी यही कुल्हाड़ी थी, मुझे यही चाहिए। तो वो जलपरी तो समझ जाती है कि ये बहुत लालची इंसान होगा। तो उससे कहती है कि तुम झूठ बोलते हो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो मैं तुम्हें बताने के लिए लाई थी। तो उसकी भी वो लोहे की कुल्हाड़ी भी चली जाती है और सोने की कुल्हाड़ी भी उसको नहीं मिलती है और वह रोते रोते अपने घर आ जाता है। बढ़िया, बहुत अच्छा। और आपने बहुत सारी कहानियां सुनाई होगी ऐसा लगता है मुझे, शिक्षक होते हुए। सर हमने 20 साल में बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं बच्चों को। वाह वाह। सर मेरा एक मतलब एक फेवरेट गीत है। हाँ हाँ अगर समय हो तो मैं सुना हाँ, दूं। बताइए बताइए, क्यों नहीं, सब सुनना चाहिए। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है, बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो
हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा 2 पल चल कर हार गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया, देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। जीवन का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। बढ़िया, बहुत अच्छा सुना, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आपकी कहानी और ये दोनों में बहुत अच्छा संदेश छिपा हुआ है। चलिए हम रूबी जी के पास चलते हैं। रूबी जी, आप अपनी बात रखिए। रूबी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रूबी जी, आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आयुषी जी अरुण से। आयुषी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय हिंद सर। जय जिनेंद्र, बताइए पिछले सप्ताह की एक्टिविटी और आपका अनुभव। मंजरी जी अपना वीडियो ऑन करें, रियंका जी, रश्मि जी। हाँ हाँ सर। बोलिए, कौन सी कहानी सुनाएंगे आप? हाँ सर, मैंने एक कहानी देखी सुनाई थी कि हाँ एक गांव में 2 भाई रहते थे। आपने पिछले सप्ताह कुछ कहानी सुनाई बच्चों को? यस सर। हाँ हाँ, बताइए, कहानी बताइए। हाँ, मैंने यही सुनाई थी कि एक गांव में 2 भाई रहते थे। हाँ उसमें से एक बहुत गरीब था और एक बहुत अमीर था। वो दिवाली के दिन वो छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास गया पैसे मांगने, तो उसने बोल दिया कि कुछ नहीं है। उसके बाद फिर वो एक बूढ़े की मदद करता है, तो वो बूढ़ा बताता है कि एक आप उसमें झोपड़ी में जाइए, उधर एक वो मिलेगा बाबा। उनने बोला कि ये चक्की ले जाओ। तो फिर उसने वो चक्की ले जाके बोला कि उसने बोला कि आप ये बोल दे, इसमें ये बोलना कि इसमें चक्की चक्की नमक निकाल, तो वो ही देती है। उसके बाद उसका भाई से भी ज्यादा अमीर हो गया था वो इन चीजों से बेच बेच के। उसके बाद उसके भाई ने देखा कि ये इतना अमीर कैसे हो गया यार। फिर उसके भाई ने बोला कि इसके छुपके देखना है। तो फिर उसने छुपके देखा तो वो निकाल रहा था यही सामान। उसके बाद उसके भाई ने ना एक दिन चुपके से उसकी चक्की वो ले गया।
उसके बाद फिर वो नाव में ले जा गया अपनी पत्नी को और उस दोनों को, चक्की को भी। फिर उसके बाद वो अपनी नाव में बोलता है, उसकी पत्नी बोल रही है कहाँ ले जा रहे हैं हमको। फिर उसने बोला कि चलो मैं तुमको बताता हूँ। तो फिर उसने बोला वो नाव में कि चक्की चक्की नमक निकाल, तो उसको बंद करना आता नहीं था, तो वो एकदम से नमक ही नमक निकल गया, तो वो नाव भी डूब गई थी उसमें। तो बस इसका मॉडल यही है कि आपको मॉरल नहीं बताना है, हाँ है ना, मॉरल तो कोई और बताएगा। और रश्मि यस जी तो राह देख के ही बैठती है कहाँ कहानी पूरी हुए और अपने हैंड रेज हो जाए। यस सर। हाँ हाँ। चलिए, किसने सुनी कहानी और रश्मि जी के अलावा कौन बताएगा? चलिए रश्मि जी बताइए। सर ये स्टोरी थोड़ी सी ने ना जो दीदी ने बताई है ना, थोड़ी सी ऐसे नहीं थी ये, मतलब बचपन में छोटे टाइम में सुनी थी। ये कहानी ऐसे है कि एक बड़ा भाई रहता है और एक छोटा भाई रहता है। बड़ा भाई बहुत अमीर रहता है, छोटे भाई के यहाँ घर पे ऐसा रहता है कि कुछ खाने को भी नहीं रहता है। तो वो बहुत उदास होकर दिवाली के दिन उसके घर वाले बोलते हैं कि मिठाई वगैरह लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। तो वो निराश एक झोपड़ी के पास बैठ जाता है। तो वहां एक बाबा रहता है, तो वो पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों हो। तो वो बताने लगता है कि मैं घर पे कैसे जाऊं, मेरे बड़े भाई के यहाँ तो घर पूरा सजा हुआ है दीपकों से, और मेरे घर तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, मैं तो मिठाई भी नहीं ले जा सकता अपने घर। तो बोलता है मेरी ये मदद करो, ये जो मतलब जाता टाइप से नहीं रहता जैसे मम्मी लोग वो से कुछ भी पीसती हैं, तो उस चक्की को ले जाओ और यहाँ पे रख दो। तो बोलता है ठीक है। तो बोलते मेरे पास नमक नहीं है, तुम इससे नमक निकाल के दो। तो बोलते कैसे निकालो। तो बोलता कि बोलो चक्की चक्की नमक निकाल। तो वो उसमें से लाल कपड़ा हटाता और बोलता चक्की चक्की नमक निकाल। तो वो नमक नमक दे देती। तो बोलता बेटा तुम ऐसे करो, ये चक्की ले जाओ और तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी तभी इसका उपयोग करना, उसके अलावा इसका उपयोग नहीं करना। तो उसको जब आवश्यकता होती तो वो उपयोग करता, और अनाज वगैरह वो ज्यादा लेता, उसे मार्केट में बेच के आता और उससे वो अपना मतलब घर का भरण पोषण करने लगा। तो उसका भाई सोचता कि ये पैसे आए कहाँ से इसके पास, और ये तो मेरे कुछ दिन पहले मेरे से पैसे मांगने आया था। तो फिर वो मतलब वो आता और घर में छिपके देखता, फिर देखता सर वो छिपके, और फिर बोलता, और फिर उसको करते हुए देखता, वो बोलता चक्की चक्की गेहूं निकाल। तो वो जैसे ही गेहूं निकालता तो ये चीज उसको माइंड में आ जाती कि ये इस चक्की से बात करता है। तो वो ना उसका भाई एक दिन आता और चोरी करके उस चक्की को ले जाता, और फिर वो नाव में वो अपनी फैमिली के साथ वहां से भागने लगता। तो और वो क्या करता, वो तालाब के मतलब नाव में बैठता और जाने लगता। तो उसकी वाइफ बोलती है क्या तुम पत्थर की चक्की के पीछे और इतना अच्छा मतलब मतलब पूरा घर पूरा पैसा और सब कुछ छोड़ के आ गए। तो बोलते तुम नहीं समझ रही और इससे ना हम कुछ भी कर सकते। तो बोलते करके दिखाओ। तो उसने दिखाया कि चक्की चक्की नमक निकाल। तो वो बीच तालाब में ही नमक निकालता और वो नमक का मतलब वो नाव में इतना प्रेशराइज होता, मतलब इतना भर जाता कि वो मतलब उसकी फैमिली डूब जाती। तो इसका सेंस ये है कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करनी चाहिए, और दूसरों को देख के कोई भी कार्य ना करें, अपने हिसाब से कार्य को करें। सर ये है चलिए इसका। बढ़िया, बहुत अच्छा। और आपने कहानी पूरी बताई और उस कहानी से भी पता चल रहा था, बट अंत में ये ही है कि लालच बुरी बला है। और ये कहानियां जब बच्चे सुनते हैं ना तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बढ़िया रश्मि जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आयुषी जी, आपने भी सही तरीके से सुनाई थी। बच्चा तो सुनता ही है और सुनता है तो उसको तो समझ में आता ही है। ठीक है। तो और भी बहुत सारी कहानियां हम बच्चों को सुना सकते हैं जो उनके मॉरल को मजबूत करती है। हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं स्वेच्छा जी के पास। स्वेच्छा जी, आप अपनी बात रखिए और फिर आयुषी जी, सागर से हम बात करेंगे। यस सर। सर स्टार्ट करें? हाँ प्लीज। टिंकू और रिंकी दो भाई बहन थे। आयुषी जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, ऐसा क्यों? आप मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। तो है ही ना सर, एक मिनट। स्वेच्छा जी। यस सर, अब आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। टिंकू और रिंकू दो भाई बहन थे। नहीं, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा थोड़ा आवाज वॉल्यूम बढ़ाएंगे। यस सर, सर इतनी है आवाज? इतना ही है तो आवाज आ आपको रही? और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए। टिंकू और रिंकू दो भाई बहन थे, दोनों एक अच्छा, ही क्लास आपने में। पिछले सप्ताह अनुभव क्या किया? सर अनुभव तो सर अभी एग्जाम आ रहा है तो फिर अनुभव तो नहीं किया।
ओके ठीक है, चलिए तो क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, उनको कहानी सुना दीजिए। चलिए। टिंकू और रिंकू दो भाई बहन थे, तो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो उन दोनों बोला कि पापा हमें साइकिल चाहिए। तो उनके पापा बोलते हैं कि जिसकी रैंक ज्यादा होगी तो उन्हीं को साइकिल देंगे। तो फिर अब पेपर हुए तो टिंकू ने क्या किया कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए और रिंकी ने सारे क्वेश्चन को पढ़ा, ध्यान से उसने सारे रैंकों को पढ़ा। अब दोनों के पेपर होते हैं तो टिंकू की रैंक लगती है और रिंकी की रैंक नहीं लगती। तो रिंकी की सेकंड रैंक लगती है और टिंकू की फर्स्ट रैंक लगती है। फिर दोनों रात को उनके परिवार रेस्टोरेंट जाता है। फिर वहां से आते वो लोग तो रिंकी मतलब दो लोग आते हैं और माइक से तो वो बोलते हैं कि हम एक क्वेश्चन रख रहे हैं, मतलब पेपर रख रहे हैं, उसमें जिसका क्वेश्चन ज्यादा मतलब सही होगा तो उसको प्राइज मिलेगी, एक साइकिल मिलेगी और एक बैग मिलेगा, एक बॉटल मिलेगी। तो उसमें चूंकि रिंकी ने पूरी पढ़ाई की थी तो रिंकी उसमें पास हो गई और टिंकू ने सिर्फ एग्जाम के लिए तो सारे क्वेश्चन पढ़े थे इम्पोर्टेंट और वैसे नहीं पढ़े थे तो उसके नंबर नहीं आए। तो फिर उसके लिए एक साइकिल मिल गई और बैग मिल गया और बॉटल मिल गई। तो इसका मतलब सारांश आप बताएं। अच्छा, हाँ चलिए, हमारे होशियार बच्चों में से कौन बताएगा? मंजरी जी ने हाथ हैंड रेज किया है। मंजरी जी बताइए, क्या कहानी से क्या पता चला? हमारे टीचर ने जो कहानी बताई उससे। जी सर, कहानी का सारांश ये है कि शिक्षा में शॉर्टकट नहीं लेना है। हमें जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें उसका पूरा पढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ इम्पोर्टेंस पढ़ के पास हो गए। हमें ज्ञान के लिए पढ़ना है, परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना, अंक के लिए नहीं पढ़ना कि सिर्फ मार्कशीट में अच्छे मार्क्स आ जाए इसलिए नहीं पढ़ना है। हमें नॉलेज के लिए कि हमें उससे ज्ञान हो, क्या हमने सीखा, उस चीज के लिए ही अपनी पढ़ाई का उद्देश्य बनाना है। कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी जरूरी है। जी बहुत बढ़िया मंजरी जी। और ये बहुत जरूरी है हमारे वहाँ जो जिस तरह की शिक्षा है कि भाई रट्टा मारे हुए हम सर्टिफिकेट मिलते हैं तो वो आगे जाके कुछ काम के नहीं होते हैं। तो बच्चों को ये कहानियों के माध्यम से पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया मंजरी जी, आपने बहुत अच्छे से रखा। चलिए आयुषी जी, सागर से हम आपके पास आते हैं। आप अपना अनुभव और कहानी कौन सी सुनाएंगे वो हमें बताए। सर मेरा जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सर मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा। मैं वो कहानी सुनाना चाहूंगी जो काफी पसंद की गई थी। कौन ये सी कक्षा के बच्चों को बताई थी कहानी आपने? ये मैंने 9th क्लास के बच्चों को बताई क्या थी। बात है, वाह, बताइए। तो ये कहानी मैंने नोट नहीं की है पर मैंने कभी बचपन में पढ़ी थी तो याद थी, तो ऐसे मैंने सुना दी थी। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि दो लड़कियां रहती हैं। वो ये काफी अच्छी दोस्त रहती हैं, कहीं बाहर दूर सिटी में पढ़ती हैं और फिर अड़ोसी पड़ोसी या जो बाकी के दोस्त रहते हैं उनसे भी दोस्ती हो जाती है। लेकिन जो दो सहेलियां रहती हैं तो उसमें से एक की तबीयत बीमार होने लगती है, खराब हो जाती है और वो इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि धीरे धीरे करके उसको खुद से गिव अप टाइप का होने लगता है कि अब तो मैं बच नहीं पाऊंगी टाइप। फिर उसके जो दोस्त डॉक्टर से ट्रीटमेंट चाहिए है तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई तुम खुद पे तो विश्वास रखो कि तुम ठीक हो जाओगी, जब भी तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। और ट्रीटमेंट दवाइयों का तो हो रहा होता है पर उसको खुद से उम्मीद नहीं होती है। तो वहां पे एक पेड़ भी लगा रहता है, उनके कमरे की खिड़की से दिखता है वो पेड़। तो उनका एक दोस्त आता है एक दिन मिलने, तो वो आता है, वो पेंटर होता है दोस्त, पेंटिंग करता है काफी अच्छी। तो वो बताती है कि जिस दिन ना इस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे उसी दिन शायद मैं भी चली जाऊंगी। तो एक दिन ना धीरे धीरे करके पतझड़ का मौसम आता है और उसकी तबीयत तो वैसे ही खराब थी, पत्ते गिरते जाते हैं और बहुत ठंड रहती है। एक दिन रात में वो तो सो रही होती है जिसकी तबीयत खराब होती, पर फिर उसका दोस्त जो पेंटर रहता है वो सोचता है अरे अगर इस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे तो इसकी उम्मीदें टूट जाएंगी।
तो वो क्या करता है, एक नकली की पत्ती बनाता है और उस पेड़ की टहनी में जाके बांध देता है। और जब वो देखती है अगर अगले दिन कि पूरी पत्तियां झड़ने के बाद में भी एक पत्ती वहां शेष रह जाती है, तो फिर उसके मन में एक मतलब उम्मीदों वाली धूप टाइप जग जाती और फिर वो धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट होती है। बहुत बहुत अच्छा, ये कहानी तो बहुत मजबूत है। चलिए बताइए कौन शेयर करेगा कहानी का मोरल। मंजरी जी ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, और कौन जी है? सर मैं ये कहानी मैं ही सुनाने वाली थी एक्चुअली। ये अच्छा। बहुत पुरानी इंग्लिश स्टोरी है, लास्ट लीफ। हाँ ओ हाँ। हेनरी राइटर है, एक उनकी लिखी हुई एक हाँ, शॉर्ट स्टोरी है, द लास्ट लीफ। इस इसका पे एक इसके movie ऊपर, भी बनी हुई थी। हाँ हम बच्चे थे तो उसके ऊपर एक सीरियल भी बनी थी, एक एपिसोड भी देखा था मैंने दूरदर्शन पे। जी, हाँ तो ये बहुत मेरी अच्छा। भी बहुत फेवरेट स्टोरी है, आज सुनाना मुझे भी यही थी, तो इसलिए हम इसी को थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहे हैं स्टोरी का, कि जो वो मतलब फ्रेंड्स थे तो उसने अपनी फ्रेंड्स के लिए अपनी जान दे दी कि वहां पर पेंटिंग बना दी, जिस उसने ये सोच रखा था कि इसमें से जैसे जैसे पत्ती गिरती जाएंगी दिन हाँ आप रुक गए मंजरी जी। मंजरी जी आप रुक गए। हेलो, आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही। जी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम सर। आप ऐसा कीजिए, अपना वीडियो बंद कीजिए और आप बात कीजिए। जी हाँ जी बताइए। सर। हाँ, तो बस ये उसने जो परमानेंट पेंटिंग बना दी, उससे उसको होप हो गई कि ये पेंट मतलब ये पत्ती अब गिर नहीं रही है। वो ये नहीं समझ पाई कि यहाँ पर पेंटिंग बनी हुई है। हालांकि जिसने ये पेंटिंग बनाई उसके दोस्त ने, उसकी उस रात ठंड के कारण मृत्यु हो जाती है। जी, तो ये मतलब होप है कि मतलब ये जो सोच बना लेते हैं हम बीमारी के दौरान, या कि ऐसा होगा मैं अब नहीं बचूंगा, सही बात है। तो यहाँ पर होप, उम्मीद थी कि उम्मीद से ही, आशा से आदमी आगे जी सकता है। बढ़िया, जी सर। बहुत अच्छा मंजरी जी, बहुत अच्छा। और ये कहानी सही में आप अगर वो वीडियो भी देखे या फिर उसको हाँ, उसको जो पढ़ने से मतलब जो उसमें जो फीलिंग्स हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस की गई हैं, वो बहुत सही टच बात है। करती हैं, मतलब हाँ पढ़ने के बाद। राइट राइट, सही जी है। सर। चलिए हम रूबी हालांकि जी सर के मैंने पास। तो कहानी बच्चों को वो सुनाई थी जो आपने सुनाई थी, गुब्बारे वाली, अपने बच्चों को। अच्छा आपने इस सप्ताह सुनाई थी? जी सर। अरे वाह बढ़िया, तो कैसा रहा बच्चों था? को बहुत अच्छी लगी वो स्टोरी, मतलब उस समय यही कि बच्चों ने भी अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए कि क्यों उन्होंने वो, उसने ऐसा क्वेश्चन किया और उसने क्या आंसर दिया गुब्बारे वाले ने। राइट, जी सर। बढ़िया। हमें सार कभी नहीं बताना है, सार तो बच्चे ही बताएंगे, क्योंकि एक कहानी में से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, अलग अलग पॉइंट से। हाँ, सार से क्या है, फिक्स हो जाता है अगर हम मॉरल बता देते हैं। सही मॉरल क्या है वो भी हम बता ही सकते हैं, बट ज्यादातर बच्चे वही बोल देते हैं। उसमें से 10 आंसर देते हैं, उसमें से 3-4 आंसर तो मॉरल वाले हो ही जाते हैं। चलिए अभी हम रूबी जी के पास चलते हैं। रूबी जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपनी बात रखिए। उसके बाद हम मुस्कान जी के पास चलेंगे। मुस्कान जी आप तैयार रहिए, और फिर अभिलाषा जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर मैं अभी शॉप में थी इसलिए आपसे बात नहीं कर पाई। समझ गया मैं, ठीक है। सर मेरी मतलब मैं तो हिंदी पढ़ाती हूँ, तो मतलब कहानियां ही सुनाती हूँ ज्यादातर बच्चों को, कविता कहानी ये सब। बहुत तो अच्छा। सर मैं ना आज 6th क्लास में सुनाए मतलब चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था श्रद्धा सुमन। वो कहानी वास्तव में मुझे बहुत अच्छी लगी। वो मतलब इस प्रकार थी कि सर्दी का मौसम था और सभी वृक्ष मतलब वो तुषार नहीं लग जाता है, तो उसमें सभी वृक्ष ऐसे सूख गए थे जैसे मेरा माँ बाप के बच्चे हो जाते, इस प्रकार से। सामने एक सरोवर था जिसमें कमल का दल खिला था, कमल का बहुत सुंदर फूल खिला था। वो जो सरोवर था वो सुदास माली का था। तो जो सुदास माली है उसने सोचा कि इतना सुंदर कमल का फूल है, और जो राजा हैं प्रसन्नजीत वो बहुत बड़े पुष्प प्रेमी है, तो मैं उनके पास ले जाऊंगा राजा जी के दरबार में और मुझे महंगा इनाम मिलेगा। वो घर से सोच के जाता है कि मैं मासा, मासा मतलब जो पुराने समय की वो थी, जैसे अभी रुपए चल रहा है वैसे पहले मासा चलते थे। तो उसने सोचा कि राजा जी से मुँह मांगे मासा मिलेंगे मुझे।
वो चला जाता है राजा के दरबार में। वो अपने मतलब जो फूल था उसकी रक्षा ऐसे करता है कि इसकी एक भी पंखुड़ी ना गिर पाए, उसमें सेवा करने में उसकी पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है। संदेशा भिजवाया जाता है राजा जी के दरबार में कि कोई आपसे मिलना चाहता है। तभी वहां पे एक व्यक्ति आता है और कहता है, तुम्हारा फूल जो है कमल का वो वास्तव में बहुत सुंदर है, कहो इसका आप क्या मूल्य लोगे? तो वो कहता है कि मैं इस घर से सोच के आया था कि 10 मासा लूंगा। तो ऐसे उन दोनों की बात क्लियर हो जाती है कि मैं आपको ये फूल दे दूंगा। उतने में शहनाइयां बजती हैं, वाद्य यंत्र बजते हैं और राजा जी का आगमन होता है। अभी राजा जी आए तो उन्होंने कहा, अरे वाह सुदास, तुम्हारा ये जो कमल का फूल है ये तो बड़ा सुंदर है, कहो क्या मूल्य लोगे इसका? क्योंकि जो गांव था, जो वहां भगवान बुद्ध जी का आगमन हुआ था, गांव के बाहरी जगह पर भगवान बुद्ध का आगमन हुआ था। तो सुदास कहता है कि राजा जी ये फूल जो है ये बिक चुका है, इन पुरुष ने इनको खरीद लिया है। तो राजा कहते हैं कितने रुपए में खरीदा? तो सुदास कहता 10 रुपए में खरीदा है। अभी राजा जी कहते हैं मैं तुम्हें 20 मासा दूंगा, तुम ये मुझे दे दो। तो जो वो सज्जन पुरुष रहता है वो कहता है मैं आपको 30 दूंगा। राजा कहते हैं मैं तुम्हें 40 मासा दूंगा, ये फूल मुझे दे दो। सुदास ने मतलब कहा कि क्षमा कीजिए आप दोनों, जो जिस पुरुष ने वो फूल खरीदा था वो कहता है राजा जी से कि राजा जी अपन तो भक्त जन है, भक्त में ना कोई राजा होता है, ना बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है, तो ये आप मुझे दे दीजिए। राजा कहते नहीं मैं लूंगा। इतने में सुदास कहता है क्षमा कीजिए आप दोनों, ये पुष्प मैं किसी को नहीं दे सकता, चला जाता वहां से। अब राजा और जो वो व्यक्ति था वो सुदास को इतनी विस्मय भरी दृष्टि से देखता है कि इसको क्या हो गया। सुदास जाता है, घर चला जाता है, सोचता है कि ये दोनों जो पुरुष हैं वो इतना द्रव्य दे के ये फूल खरीदना चाहते हैं और वो जिस व्यक्ति को अर्पित करना चाहते हैं वो व्यक्ति कितना धनवान होगा। जब ये इतना द्रव्य खर्च करके, पैसा खर्च करके उनके लिए ये देना चाहते हैं तो वो व्यक्ति कितना ज्यादा धनवान होगा। सुदास मन ही मन सोच लेता है कि मैं ये पुष्प किसी को नहीं दूंगा, मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद उनके चरणों में अर्पित करूंगा इसे। अगले दिन सुबह सुदास वो फूल लेके, कमल का फूल लेके चला जाता है जिस बट वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध बैठे थे। सुदास जाता है और बड़े आदर पूर्वक सर झुकाकर नमस्कार करता है और उनके श्री चरणों में वो पुष्प अर्पित कर देता है। भगवान बुद्ध जी उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं, कहते हैं कहो वत्स तुम्हें क्या चाहिए? वह सुदास बोलता है, भगवान आपके चरण रज की मात्र एक कड़ी का चाहिए मुझे आपके चरण कमलों की धूल चाहिए। तो ऐसी थी ये स्टोरी। बहुत अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया रूबी जी, और ये बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा लगा सुनकर, बढ़िया। कोई इस विषय में कुछ कहना चाहेगा कहानी के बारे में? चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मुस्कान जी की मम्मी जी से बात करते हैं। आप अनम्यूट कीजिए। अब हुआ ये है कि ज्वाइन तो मुस्कान जी हुए हैं बट अटेंड तो मम्मी जी कर रही है। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर मैं छोटी क्लास तो पढ़ाती नहीं हूँ, फिर भी बता दे रही हूँ एक आध स्टोरी। मैं बच्चों के लिए अभी एक दिन एग्जाम में ड्यूटी लगी थी। उस टाइम बच्चे कुछ आ रहे थे, जा रहे थे, फिर हम वो कुछ शूज पहने हुए थे, बेल्ट लिए थे चमड़े का। तो उनको देख के मुझे तुरंत याद आया, मैंने उनको ये बताया कि चमड़े की वस्तु तुम लोग क्यों खरीदते हो? मैंने उनको बताया कि मेरे पास एक कोचिंग में एक बच्चा आता था, वो जाति से हरिजन था हर बार, तो जैसे वो आया तो उसको मैंने स्टोरी सुनाई, बहुत पहले 20-25 साल पुरानी बात है। उससे बोला कि मैं आज प्रवचन में सुन के आई हूँ कि चमड़े की बनी वस्तुएं रहती है, उसमें अनंत जीव उत्पन्न होते रहते हैं और अनंत जीव मरते हैं। हमने कि मुझे भी नहीं पता था पहले, जब मैं मतलब उस टाइम शादी के बाद की बात है, तो अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। तो हमने प्रवचन में सुना, तो हमने बच्चों को सुनाया, यानी कि आप लोग ये बेल्ट और पहनते हो और पॉकेट मनी के लिए पर्स रखते हो, इसका त्याग करना चाहिए। क्या होता मैम? मैंने कि इसमें अनंत जीव होते हैं जूते चप्पल में। तभी फर्स्ट डे मैंने सुना था, उस दिन से
मैं यूज करती हूँ, किसी को देखती हूँ तो उनको टोक देती हूँ। तो बच्चे बोले मैम आपको कैसे पता? मैंने कि मैंने प्रवचन में सुना था कि आप लोग हरिजन हो, आप त्याग करोगे क्या? कोचिंग वाले बच्चे से वो कभी भी मिलता है मेरे पैर पड़ता है और मैं उसको पूछती हूँ क्यों बेटा याद है मेरी बात? तो बोलता हाँ मैम मुझे याद है। तो ऐसे में अपने स्कूल में अभी भी कोई गलत काम करता, कोई गलत चीज रहे तो मैं तुरंत टोक देती हूँ। मैंने कहा बेटा तुम्हें चमड़े का यूज मत किया करो, इसमें अनंत जीव उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं और अपना अच्छे से पहनते हैं। तो उस दिन से मैं चमड़े का मैंने भी त्याग किया। और कभी मौका मिलता है तो क्लास में भी बताती हूँ, छोटी क्लास हो चाहे बड़ी। और एक कहानी बताती हूँ सर कि एक वो छोटा बच्चा था, हमने पढ़ाया है छोटी क्लास में, याद नहीं आ रहा पूरा नाम। तो क्या होता है कि एक बच्चा सबसे पहले पेन से चोरी करके लाता है, स्कूल से किसी बच्चे की लेके आता है, तो उसकी मम्मा कुछ नहीं बोलती है। तो दूसरे दिन ऐसे रबड़ लेके आता है, ऐसे मन बढ़ता जाता है उसका क्रम चोरी लाने का। एक दिन वो ऐसे कुछ दिन बाद बुक्स लाया, तो बुक के लिए भी उसकी मॉम ने कुछ नहीं बोला। ऐसी उसकी आदत बन गई, तो जैसे मार्केट जाए, बाजार जाए, सब्जी अब्जी का ठेला दिखे या कोई फ्रूट्स का ठेला दिखे, तो वो कोई भी फ्रूट्स लेके आ जाए। और ठेले वाले सोचते बच्चे हैं, अब इनको क्या ले लिया तो क्या हुआ, एक केला ले लिया, एक जामफल ले लिया। ऐसी उसकी आदत बन जाती है चोरी करने की। कुछ दिन बाद वो बहुत बड़ा जवान हो जाता है, तो वो चोरी करने की उसकी हैबिट बन जाती है, तो वो हमेशा चोरी कहीं कुछ की छोटी मोटी करने लगता है। ऐसे बढ़ता जाता है, वो एक बहुत बड़ा डाकू बन जाता है। तो उसको जो मतलब सजा होती है, कैद, उम्र कैद की सजा होती है, उसके बाद उसको फांसी की सजा होती है। तो पूछते हैं आखिरी में, एंड में, कि आपको आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो उस डाकू से पूछा जाता है, चोर बन जाता है बड़ा वाला, तो उससे आपकी आखिरी इच्छा क्या है? आपको किसी से मिलना तो नहीं है? तो कि नहीं सर मुझे किसी से नहीं मिलना है, मेरी मम्मा से मिलना है, मेरी माँ से मिलना है। तो उसकी माँ को बुलाया जाता है तो मम्मी से कोई तो रोता धोता है, वो कुछ नहीं रोता धोता है और वो अपनी माँ को गर्दन पकड़ के दबाने लगता है। तो सब लोग सोचते ये कैसे बेटा है कि अपनी माँ को आखिरी अंतिम टाइम बुला रहा है, बोला माँ से मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा? फिर पुलिस वाले अलग करते, फिर उससे कहते भाई क्या है? फिर वो मम्मा से कहता माँ यदि तूने मुझे पहले एक थप्पड़ मारा होता जब मैं पेन से, और बहुत रोता है बाद में, पहले तो गुस्सा आती, बहुत रोता है और कहता माँ जब मैं पेंसिल चोरी करके लाया था उस टाइम मुझे आप समझा देती तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती। इसलिए इस कहानी से शिक्षा मिलती। अच्छा शिक्षा बच्चों से पूछेंगे। मुस्कान बोले मम्मी शिक्षा नहीं बताना, हमने बट ये कहानी तो मुस्कान जी को कहनी थी और उनकी मम्मी जी ने बताई है, ठीक है। रश्मि जी के अलावा कौन बताएगा? सुरभि जी आप बताइए क्या है मॉरल इसका? सर ये मॉरल है कि बच्चे जो शुरुआत में गलती करते हैं उन्हें तभी टोक देना चाहिए। अगर हम छोटी गलतियों पे नहीं टोकेंगे तो आगे वो बड़ी से बड़ी गलतियां भी करते जाएंगे। हाँ, टोकना है मतलब टोक कर हमें छूटना नहीं है। टोकना है इस तरह से टोकना है कि उसको उसकी समझ आए, नहीं तो ज्यादा टोकने से भी बच्चे फिर और गलत करते हैं। अच्छे से समझाना है कि ये नहीं करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, टोकना शब्द हम बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यस टोकना बच्चों को पसंद नहीं होता है। चलिए बहुत बढ़िया। मुस्कान जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मुस्कान जी नहीं बोल रही अभी 1-2 दिन, फिर अगली डे बोलेंगे। अच्छा ठीक है चलिए। और सर एक रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ पंच कल्याण रखे हाँ 19 तारीख से 24 तारीख तक महावीर जिनालय बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मेरे घर के जस्ट सामने टेंट लगा है। अच्छा सारी व्यवस्थाएं हैं। आपके यहाँ कार्ड पहुंच गया होगा वैसे तो। हाँ मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अच्छा लगा। हाँ हमें अच्छा लगा आपने हमें इनवाइट किया। और आप एक बात ये भी ध्यान रखिए कि 22, 23, 24 हमारे अध्यक्ष जो है जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय महामंत्री जवाहरलाल जी, हमारे अध्यक्ष श्री विजय सर,
आपके गांव आने वाले हैं, एक जगह तय की है, वहां पे मिलने वाले हैं, सबको प्लानिंग पहले से करनी है और उनको मिलने जरूर जाना है, अवश्य जाना है, अपने मन की बात खुले दिल से उनके साथ शेयर करनी है और ये सभी के लिए बहुत अच्छा अवसर है। ठीक है, आइए सर, सभी लोग आइए। और अभी आज के सत्र में आगे बढ़ते हैं। अभिलाषा जी, आप अपनी बात बताइए। आप तो अपनी बच्ची को भी कहानियां सुनाती होगी, तो वो भी बताइए। बेटू क्या है, क्यों रो रही हो? जी सर, सभी शिक्षक मित्रों को मेरा सादर जय जिनेंद्र सर। जय सर डेली का डेली बच्चे सुनानी ही पड़ती है, कैसे भी बनाओ, किसी की भी बनाओ। मतलब ये जरूरी नहीं कि मतलब स्टोरी के ऊपर स्टोरी है, किसी भी घर के मेंबर के ऊपर भी स्टोरी बना के उसको सुनानी हाँ, पड़ती है, बट हाँ, उसको खाना खिलाना है तो स्टोरी सुनाना है। तो अभी तो सर मैंने एक पढ़ी हुई स्टोरी शेयर की थी। हाँ, क्या होता है, एक घना जंगल होता है जिसमें एक लोमड़ी रहती है। तो जंगल में उसको खाने योग्य कोई वस्तु नहीं रहती कि वो उसको खा सके। बहुत तलाश करके उसको जो ग्रप्स होते, ग्रप्स की बेल दिखती है, उसपे बहुत सारे ग्रप्स के गुच्छे रहते हैं। तो हम्म, वो सोचती है कि वो लोमड़ी तो अब छोटी होती है, जंप करके ऊपर जा नहीं सकती। वो सोचती है उसको कैसे लिया जाए, कैसे खाया जाए, क्योंकि वो बहुत भूखी रहती है। पर वो कोशिश बहुत करती है अपनी कि मुझे चाहिए है ये खाने को। अब कोई खाने की चीज तो उसको दिख नहीं रही थी कि क्या खाए वो। तो उसको जो ग्रप्स देख के उसके मुंह में पानी आया कि भाई मुझे खाना है। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि मुझे ग्रप्स खाना है, पर वो असफल हुई अपने अपनी कोशिश में। तो फिर उसने अपने मन को समझाने के लिए सोचा कि ग्रप्स बहुत खट्टे थे, इसलिए मैंने नहीं खाए, उसको खाने से मेरा कुछ नहीं होगा। एक सर ये स्टोरी है, मतलब कि इसका सेंस तो सब बताएंगे ही। और ये एक आपने ही स्टोरी। बता दिया। जी सर। आपने ही बता दिया। हाँ सर, मतलब यही है कि असफलता होने पर भी अपन उस चीज को ये ना सोचे कि हम असफल क्यों हुए, अपना ये सोचें कि मतलब अपने मन को कैसे समझाएं। सही बात है। और एक सर अभी मतलब 2 ही दिन पहले मैंने स्टोरी फैमिली के ऊपर ऐसी बना के सुनाई थी बच्ची को। क्या होता है कि मेरे पापा मेरी मेरी शटर बनी हुई है, दुकान बनी हुई है अभी न्यू, मतलब उसपे अभी कुछ काम नहीं चल रहा, तो ऐसी बनी हुई है मेन रोड पे। तो उसमें टैंक रहता है, तो टैंक में एक सांप गिर जाता है, जिससे पूरा टैंक में बदबू बदबू पूरे में बहुत ज्यादा गंध आने लगती है। क्या होता है, पड़ोस में ही बिल्कुल एक अंकल, मतलब अच्छे हाई सोसाइटी वाले, उनको जरूरत पड़ जाती है पानी की। तो वो क्या करते हैं कि जो अपना टैंक है उसको खाली करवाते हैं, और साथ में उसमें टैंक में टैंकर से पानी आनी भरवा के वो उसका यूज करते हैं। तो उससे 2 शिक्षा मिलती है कि एक तो अपना काम हो गया, दूसरा अपन ने परोपकार कर दिया उस बंदे पे। इस टाइप की सर मैं उसको बना के स्टोरी सुनाती रहती हूँ बच्चों को। नहीं, बहुत सही बात है, बरोबर है। ये छोटी छोटी बातें की, और खासकर मम्मी बच्चों के साथ ऐसा होता है ना कि मम्मियाँ कभी भी बैठ के कोई भी कहानी बना सकती है और बच्चों को वो बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत सर बढ़िया। क्या होता है, बच्चों के लिए बड़ी स्टोरी सुनाने से कोई सेंस नहीं निकलता, उनको ऐसी स्टोरी चाहिए पड़ती क्या कि उनको उसका सेंस समझ में आ जाए बहुत जल्दी। बहुत छोटी सी स्टोरी बना के सुनाती हूँ कि वो समझ भी जाए, और वो क्रॉस क्वेश्चन भी करती है सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी अभिलाषा जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ सुरभि जी, आप जरा रूबी जी की कहानी का सार बताएं। यस सर। हाँ, सर उसका सार ये है कि वैसे वो लोग तो वो कर रहे थे, पैसे देने में तैयार थे कि मैं इतने पैसे दे दूंगा, वो मैं इतने पैसे दे दूंगा। तो उसके दिमाग में ये आया कि ये पैसे दे
के मेरे से ले जाएंगे और महान तो इन्हीं लोगों को बनना है, पुण्य इनको लगेगा। इससे अच्छा मैं ही पुण्य अर्जित कर लेता हूँ, मैं फ्लावर को अर्पित करूंगा तो पुण्य मुझे मिलेगा। तो मेरे समझ से तो यही है। चलिए, बहुत अच्छा नजरिया। मंजरी जी आप बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर, रूबी जी की कहानी बहुत अच्छी थी, सुनाने की स्टाइल भी बहुत अच्छी थी, बहुत स्पष्ट, मतलब जो हम लोगों में नहीं आ पा रहा था कि कहानी बहुत अच्छे से सुनाई उन्होंने। और कहानी का सार ये था कि कोई चीज कभी कभी बहुत बहुमूल्य होती है, उसकी कीमत नहीं होती है। खास तौर से जब हम उसे भगवान के सामने अगर किसी अपने आराध्य को समर्पित करना चाहते हैं, ये बात उस माली को या उस व्यक्ति को समझ आ गई कि ये मेरा कमल का फूल सुंदर है इसलिए इसके पैसे नहीं मिल रहे, या मतलब लोग इसके सिर्फ सुंदरता के लिए इसके पैसे लगा रहे हैं, और जबकि अगर ये भगवान के चरणों में या मैं अपने आराध्य के चरणों में चढ़ाता हूँ तो ये बहुमूल्य हो जाएगा, अमूल्य हो जाएगा, जिसकी कोई कीमत नहीं है। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मंजरी जी, सुरभि जी, बढ़िया। प्रियंका जी आप कोई बात रखना चाहती है अपनी? ठीक है। आकृति जी, अभी आवाज है आपके बैकग्राउंड में? हाँ प्रियंका जी बताइए। सर मैंने तो मतलब कोई कहानी वगैरह भी नहीं कर पाई, और पेपर वगैरह केस के चलते मैंने बोला भी था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। समझ, ठीक है, परफेक्टली ओके। हमें पता है आप बहुत सिंसियरली अपने सारे कार्य करती हैं। जी समझ सर। सकते। आकृति जी आपको कुछ कहना है? चलिए ठीक है, तो एक कहानी मैं और आपके साथ शेयर करता हूं, सुनोगे कहानी? ओके ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत घना जंगल था और वो जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उसमें चिड़िया रहती थी, उसमें हिरन रहता था, उसमें टाइगर रहता था, उसमें भालू रहता था, उसमें पोपट रहता था, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग पशु पक्षी रहते थे और मिलकर रहते थे। तो हुआ यूं कि एक दिन सुबह सुबह शेर ने शिकार किया, और शिकार करते हुए बहुत पेट भर गया था तो उसको नींद आने लगी। तो धीरे धीरे आगे चलते 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 वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया, और अब खाना बहुत ज्यादा खाया था, अच्छी हवा चल रही थी, उसके बिल्कुल पास से उसके गले से ऐसे गुजर रही थी, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था, क्या अच्छी हवा चल रही है। और खाना खाया था तो धीरे धीरे उसकी आंखें ऐसे ऐसे बंद होने लगी, और थोड़ी ही देर में वो तो सो गया। और जैसे ही वो सो गया तो उसके खराटे बोलने लगे। वो ऐसे बड़े बड़े शेर के खराटे थे। अब वो जो पेड़ के नीचे सोया था, उस पेड़ के नीचे ही बिल था एक, और वो बिल में चूहा रहता था। तो चूहे ने जैसे ही खराटों की आवाज सुनी तो वो पहले घबरा गया कि क्या हुआ। फिर वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे बाहर आया और देखा तो उसने तो शेर को देखा। शेर को देखा तो एकदम घबरा गया, अरे अरे शेर आ गया, शेर आ गया, मेरे बिल के बाहर शेर खड़ा है, शेर बैठा है और वो सो रहा है, भगवान बचाओ बचाओ। फिर उसने देखा कि शेर तो सो रहा है, तो उसने क्या किया कि वो धीरे 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 शेर की पूंछ के पास गया, और जैसे ही वो उसकी पूंछ के पास गया ना तो उसको तो बहुत अच्छा लगा, तो वो उसकी पूंछ के बालों से खेलने लगा, मजा आने लगा। अरे वाह, ये तो कितने अच्छे एकदम पीछी पीछी जैसे लगते हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। फिर क्या किया, वो पूंछ के ऊपर चढ़ने लगा, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो बहुत खुश हो रहा था। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और फिर शेर के पेट पे कूदने लगा। उसको तो एकदम गद्दी जैसा लग रहा था, कुशन लग रहा था, तो वो तो ऐसे धप 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 करने लगा और बहुत आनंद कर रहा था। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ा,
और आगे बढ़ते हुए वो शेर के मुंह पे घूमने लगा, और जैसे ही वो शेर के मुंह पे घूम रहा था तो उसकी पूंछ जो है वो शेर के नाक में घुस गई, और जैसे ही शेर के नाक में घुस गई तो शेर तो कौन है, कौन है, कौन है, एकदम चिल्लाने लगा, और उसकी नींद खराब हो गई। तो वो एकदम गुस्सा भी हो गया, कौन है, कौन है। और उसने जैसे ही देखा कि ये चूहा है तो उसने जरा ऐसे तराप लगाया और चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया, और जैसे ही पंजों में पकड़ लिया तो चूहा तो घबरा गया। अरे शेर, शेर भाई आप तो जंगल के राजा हो, मैं तो चूहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है, आप मुझे मत मारो। तो शेर तो गुस्सा हो गया कि जंगल के राजा को तूने परेशान किया, उसकी नींद में खलेल डाली, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पूरा का पूरा चबा जाऊंगा। तो ऐसे किया तो वो तो एकदम घबराने लगा, अरे अरे अरे, ये तो शेर तो मुझे खा जाएगा। तो वो शेर को विनती करने लगा कि शेर जी आप मुझे एक बार छोड़ दीजिए, एक बार छोड़ दीजिए, मैं कभी आपके काम आऊंगा। तो ये सुनकर शेर तो एकदम हंसने लगा, तू चूहा मेरे किस काम का आएगा, चूहे कोई मदद नहीं कर सकते। तो वो घबराने लगा, नहीं शेर जी आप छोड़ दीजिए, मेरे घर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो फिर शेर को दया आ गई, बोले जा चूहा, तू काम तो कुछ नहीं आ सकता है, बट तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। ऐसे फिर शेर ने छोड़ दिया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीते, उतने में जंगल में शिकारी लोग आ गए। तो शिकारी लोग दूर से ऐसे देखने लगे, टैन टैन, और ऐसे देख रहे थे तो उनको ये शेर दिखाई दिया। तो शेर दिखाई दिया ना, तो उसने प्लान कर लिया कि ये शेर को फंसाएंगे और इसको शहर में ले जाके नाटक करवाएंगे, सर्कस में डालेंगे इसको। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी जाल वो पेड़ के नीचे लगा दी, जिस रास्ते से वो शेर जाता था। और हुआ यूं कि शेर अपने रूटीन के हिसाब से वो उस पेड़ के नीचे से जाता था, और जैसे ही वो जाल के बरोबर बीच में आया, जाल अपने आप बंद हो गई। और जैसे ही बंद हो गई तो शेर एकदम घबरा गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई है, जंगल के राजा को किसी ने पकड़ लिया है, इस जंगल के राजा को बचाने वाला कोई नहीं है क्या। ऐसे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा। तो वो पेड़ के बिल में चूहा रहता था, उसने तो सुन ली कि अरे ये तो अपने शेर भाई की आवाज है, अपने जंगल के राजा है, लगता है कोई मुश्किल में फंसे है। वो बाहर आया और देखा, अरे ये राजा तो एकदम फंसे हुए हैं। तो वो शेर ने जैसे ही चूहे को देखा, अरे चूहे अक्ल है कि नहीं है, देख ये जंगल का राजा फंस गया है और तू वहां खड़ा है, कुछ कर, मुझे बचा। तो चूहा बोलता है, अरे शेर भाई अभी आप शांत रहिए, आप और ज्यादा दहाड़ेंगे तो वो शिकारी आ जाएंगे और आपको पकड़ के ले जाएंगे, आप चुप रहिए, मैं कुछ करता हूँ। और फिर वो चूहा जो है ना वो दौड़ के बिल में गया और एक सीटी बजाई, और ऐसे सीटी मारी, बहुत सारे चूहे दौड़ के आ गए और बोले, अरे देखो अपने जंगल के राजा जो है ना वो फंस गए हैं, उनको बचाना है, जाल काटनी है, बहुत सारे चूहों की जरूरत है। ऐसा करो चूहा, तू है ना वो पहाड़ के पीछे जो चूहों की फौज रहती है उसको बुला के ला। दूसरे चूहे को बोला, अरे चूहा तू जा और वो नदी के किनारे जितने चूहे रहते हैं ना उसको बुला के ला। तू जो है ना वो गांव में वो खेत में बहुत सारे चूहे रहते हैं ना उसको बुला के ले आ। और 5 मिनट में तो सारे चूहे, एकदम चूहा की सेना आ गई, चूही सेना, और फिर फटाफट वो जाल के पास गई और ऐसे 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 करके उन्होंने पूरी जाल को तोड़ दिया और शेर आजाद हो गया। और शेर जैसे ही आजाद हुआ तो उसने दहाड़ लगाई, तो सारे चूहे घबरा गए, अरे अरे, ये शेर को हमने छुड़ाया, अब ये हमें ही खा जाएगा। तो शेर बोलता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, ये तो मेरा धन्यवाद कहने का स्टाइल है, मैं इसी तरह दहाड़ के धन्यवाद कहता हूँ, आभार मानता हूँ। तो चूहे बोले, हाँ तो ठीक है। तो शेर बोले कि चूहे, अभी अब से मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि शेर आज के बाद कभी भी चूहे का शिकार नहीं करेगी। और ये सुनकर सारे चूहे एकदम खुश हो गए और फिर वो नाचने लगे और गाने लगे, शेर को बचाया बड़ा मजा आया, शेर को बचाया बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया भाई, बड़ा मजा आया, शेर को बचाया, शेर को बचाया। ऐसे खुश होते 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 वो अपने घर चले गए और शेर अपने घर चला गया। तो बच्चों कहानी कैसी लगी आपको?
हाँ, बढ़िया। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो ये कहानी आप अपने बच्चों को सुनाएंगे ना? बच्चे ना कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। शिक्षक जितने एक्सप्रेशन के साथ, जितना घुल मिल के कहानी के साथ कहानी सुनाता है, बच्चे वो कहानी को उतनी ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और फिर वो घर पे जाके मम्मी पापा को भी सुनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और आज आप सभी की कहानी सुन के भी बहुत अच्छा लगा। किसी को, हाँ, कहानी का सार कौन बताएगा? बताइए, कहानी का सार कौन बताएगा? कहानी तो सुन ली। ओके, चलिए, बढ़िया। आयुषी जी, मंदरी जी, सुरभि जी, ओके, चलिए बढ़िया। तो सब लोग कुछ ना कुछ तो कहानी से सुना ही सकते हैं, तो हम शुरू करते हैं। आयुषी जी, सागर से आप बताइए कहानी का एक। सर कहानी का सार ये था कि मैत्री भाव रखना चाहिए, सबसे दोस्ती करना चाहिए और बढ़िया, बहुत अच्छा, एकदम सही बात बताई। चलिए सुरभि जी, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। आपके हिसाब से क्या है कहानी का मोरल? सर मेरे हिसाब से ये कि हम किसी को छोटा समझते हैं कि ये छोटा हमारी क्या मदद करेगा, ये तो खुद कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा क्या करेगा, लेकिन किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सब अपनी अपनी जगह बेहतर कर सकते हैं, तो चूहे ने बेहतर ही किया था। बहुत बढ़िया सुरभि जी, अच्छा मोरल, बहुत अच्छा आयुषी जी, बहुत अच्छा सुरभि जी। ओके, रश्मि जी, आप अपना मोरल बताइए। सर किसी को भी दुर्बल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ना ऐसा रहता है कि सब लोग एक दूसरे को कमजोर समझते हैं। जैसे सर आज ही मैंने क्लास में देखा कि ऐसा रहता है कि कोई कोई लिख नहीं पाता, ठीक है, तो उनको क्या बोलते, रिटर्न वाले को जिसको हैंड से वर्क देना उनको अलग बैठा देते, और जिसको मतलब कोर्स करवाना, सिलेबस करवाना, उनको अलग बैठा देते। तो क्या हुआ कि मैंने उनसे बोला कि ये अलग क्यों बैठे, मेरा फर्स्ट सेकंड डे था, मुझे पता नहीं था। तो मैंने बोला ये अलग क्यों बैठे, तो बोलते इनको कौन कुछ आता है और इनको तो हाँ हैंड से वर्क देना है। तो मैंने कहा तुम दुर्बल उसने समझ रहे हो, मतलब तुम्हें सारा कुछ आता है। तो मैंने क्या किया, उनसे फ्रूट्स नेम पूछे और इनसे फ्रूट्स नेम पूछे। तो एक को तो वाटरनट की स्पेलिंग आ गई, जो मतलब हैंड से वर्क ले रहे थे, और उन लोगों को जो पढ़ रहे थे सिलेबस करवाना, तो उनको नहीं आई। तो वो बोलते कि मैम आपने ऐसी ऐसी स्पेलिंग ही पूछी थी कि जिससे मुझसे बने नहीं। तो मैंने कहा अब वो तो गधे हैं ना, उन्हें तो कुछ आता ही जाता नहीं है, पर तुम क्यों बोल रहे हो कि वो गधे हैं? तो बोलते तो क्या हुआ, मैं तो सिलेबस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा किसी को भी दुर्बल नहीं समझो, मतलब किसी को कमजोर नहीं समझो, तुम उनको बताओ तो उनसे भी होगा। तो बोलते ठीक है मैम मैं बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो बताने से मतलब तुम उन्हें बताओगे तो तुम्हें पता चलेगा, और जब वो तुम्हें बताएंगे तो तुम्हें पता चलेगा। मैंने सोच बोल दिया तुमने उन्हें अलग ही बैठा दिया, ऐसे कर दिया जैसे तुम कास्ट से अलग कर दिया कि मैं तो होशियार हूँ, मैं तो अलग बैठूंगा, तुम लोग गधे हो तो अलग बैठो। मैंने कहा ये सब नहीं करूँ, अगर तुम बॉन्डिंग बना के नहीं चलोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो बोलते ठीक है मैम। फिर सर मैंने सबको एक साथ बैठा दिया, मैंने कहा सब पढ़ो एक साथ। बहुत तो अच्छा। सर ऐसे ही, तो सर इससे भी यही लग रहा कि किसी को दुर्बल मत समझो, और जो जिसका जाना जो चाहिए कार्य था। होता है उसमें वो सक्षम होता है। हाँ रश्मि जी, आपको फौज में जाना था, आप पढ़ाई में कहाँ गए? सर नहीं, फौज वोज तो नहीं, हाइट ही नहीं इतनी तो। चलिए, अच्छा किया। सभी शिक्षक मित्रों से आज बात करके भी बहुत अच्छा लगा, आपकी कहानियां सुन के भी बहुत अच्छा लगा, और ये कहानी सुनाना हमें चालू रखना है। हमारे बच्चों को कहानियां सुनाइए, चाहे वो किसी भी उम्र के हो। आप कहानी जितने इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे, वो अपने जीवन में अच्छे से याद रखेंगे और वो विवेक भी पैदा कर पाएंगे। तो आप कभी भी ऐसा मत समझो, मैं कॉलेज के छात्रों को भी जाके कहानी सुनाता हूँ और वो भी बहुत अच्छे से सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे सुनते हैं, कहानियां सबको पसंद होती है, इवन बड़े लोगों को भी कहानियां पसंद होती है। बस ध्यान ये रखना है कि हम कितनी तीव्रता से और कितने जुड़ाव से ये कह रहे हैं, और ये बहुत उपयोग आती है। और शिक्षक को तो बहुत सबसे ज्यादा उपयोग कहानियां आती है, बच्चों का दिल जीतना। तो बढ़िया, ये सिलसिला चलता रहेगा। और आज आप लोगों से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। रूबी जी बताना चाहती है कुछ, बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर ये कहना चाहती हूँ, जैसे छोटे बच्चों को तो कहानियां सुना देते हैं, जो बच्चे बड़े हैं जैसे 9th 10th 11th 12th, सर हाँ, उनको मतलब उनको कैसे अपन वो बताएं? देखो, अब जैसे कि 9th 10th 12th के जो बच्चे हैं ना, उनको कहानी कैसे सुनानी है, उनको आप
उनके विषय के अनुसार, अब मान लीजिए कि आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं या आप हिंदी पढ़ा रहे हैं ना, आप तो हिंदी के शिक्षक है, तो आप है ना जो मान लीजिए कि आप जो छात्र है उन्होंने विज्ञान भी लिया है, मैथ्स भी लिया है, तो आप रामानुजन की रियल लाइफ की स्टोरी बताए। कहानी बतानी है, बट कहानी उनके उम्र के हिसाब से, उनके विषय के हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से बतानी है। आप रामानुजन की कहानी बता दीजिए, आप चाणक्य की कहानी बता दीजिए, ठीक है। हमारे ही देश के और पूरी दुनिया में जो भी हुए, आप थॉमस अल्वा एडिशन की कहानी बता दीजिए। होता क्या है कि जब वो रियल लाइफ की कहानी सुनते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो सबके साथ होता है, तो वो तुरंत कनेक्ट भी हो पाते हैं। मतलब जो विषय आप सिखाना चाहते हैं उस विषय से पहले उस तरह की एक कहानी उनको जरूर सुनाए, बहुत अच्छे से वो समझेंगे। और हर एक बच्चा इंटरेस्ट लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेता है। आप अब अभी मान लीजिए कि आप संस्कृत पढ़ा रही है, तो संस्कृत में सुषमा स्वराज जी ने पूरा एक संभाषण दिया है, उसका एक वीडियो है यूट्यूब पे, तो आप वो सुन के बता सकती है कि देखो उन्होंने क्या बात की है। होता क्या है कि कई बार अब जैसे कि हिंदी भाषा की बात करें, तो होता क्या है कि घर की मुर्गी दाल बनाओ, तो हम भाषा को इतना महत्व नहीं देते, है ना। तो हमें हिंदी किस तरह से उपयोग में आ रहा है, पूरी दुनिया में किस तरह से हिंदी लोग सीख रहे हैं, उसके बारे में बताना है। तो आप देख लो कि अगर प्रधानमंत्री अगर कहीं पे जाते हैं बाहर दुनिया में, तो वो हिंदी में ही बात करते हैं, वो इंग्लिश में बात नहीं करते। तो इस तरह से भाषा का महत्व बढ़ा सकते हैं, ऐसा, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। जी सर, पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति आए थे, तब हाँ। उन्होंने पूरी वार्ता हिंदी में ही, उन्होंने अपने रशियन में और उन्होंने हिंदी में ही रखी। रशियन में की, उन्होंने हिंदी में। तो इससे क्या होता है कि वो अपनी देश के प्रति, हमारे भाषा के प्रति हमारा लगाव होता है, इसीलिए, ठीक है। तो उस तरह से कहानी आप सुना सकते हैं, उनकी रुचि को जानिए, स्पोर्ट्स की कुछ बात कहिए, धोनी की कहानी सुनाइए, कोई भी ऐसी रियल लाइफ, और साथ में आप जो पढ़ते हैं उसमें जो कक्षा में आता है वो कहानी तो आप सुना ही सकते हैं, ठीक है। चलिए हम प्रार्थना कर लेते हैं, और प्रार्थना के लिए मैं टीना जी को इनवाइट करूंगा। टीना जी आप सर, प्रार्थना से 2 मिनट पहले हम उन सब शहीदों के लिए 2 मिनट श्रद्धांजलि दें जिन्होंने पिछले हफ्ते हम सबके लिए अपनी जान दी। बहुत दुखी मन हुआ पिछले हफ्ते जो घटना हुई 2 दिन पहले, तो हम सब भी उनके लिए 2 प्रार्थना जरूर करें। हम सभी अपनी जैन शिक्षा जैन समाज की तरफ से उन सबके लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत अच्छा किया मंजरी जी आपने ये। जी सर। टीना जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन सर। स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ चल। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बन कर शब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। बोलिए महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। परिवार के सभी लोगों को हमारा प्रणाम कहना, बच्चों को कहानियां सुनाते रहना, और कुछ भी हो, आप सभी में से जो अच्छी कविता लिखते हैं, वो जैन शिक्षा समृद्धि की कविता की रचना के बारे में भी हमने ग्रुप में लिखा है। हमारे ग्रुप से 2-3 लोगों ने कविता लिख भी दी है। आप भी लिखिए, प्रयत्न कीजिए, क्या भाव मन में प्रकट रहा है उस भाव से आप वो कविता को लिखिए। और जैन शिक्षा समृद्धि का जो स्थापना दिवस है और जो चेतना करके मैगजीन आता है, उसमें भी आपकी जो कविता है वो आ सकती है। तो ये ऐसा प्रयोग जरूर करें, और आप अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मंजरी जी, सुरभि जी, टीना जी, रश्मि जी, आयुषी जी, अभिलाषा जी, सब लोग, संगीता जी, प्रियंका जी, सब लोग।
संगीता नहीं है सर, मेरा सुनीता है। क्वेश्चन सर है। सॉरी सुनीता जी। जी चलिए, सर, क्वेश्चन सवाल है है। मेरा एक। हाँ हाँ बताइए। सर मैंने वैसे तो पढ़ाया है 10th तक, ग्रेजुएट बच्चों को ही पढ़ाया है, पर हिंदी मीडियम से पढ़ाया है। अब चूंकि मेरे यहाँ मतलब सागर में नमक मंडी पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, जो मेरे भैया लोग चलाते हैं। तो आज वो मेरे से बोल रहे थे कि आप 10th क्लास की सीबीएसई की साइंस पढ़ाओ। अब वो मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लगती एक्चुअली। हाँ ऐसा है कि पढ़ के तो सिखा सकते हैं, पर चूंकि सर वो चीज खुद ने ग्रहण नहीं की तो क्या वो बच्चों पे इफेक्ट करेगी? नहीं, पढ़ाना आपको है ना? जी। ओके। और आपका बैकग्राउंड क्या है, साइंस का है कि नहीं मेरा है? हिंदी मीडियम है। हाँ हिंदी मीडियम में वो ठीक है, मतलब आपको इंग्लिश में आर्ट्स बोलना से हूँ है। सर, पर विज्ञान सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट रहा है। हाँ बट मतलब आपको आपको वहाँ इंग्लिश में बोलना है कि हिंदी में बोलना है? अरे बोल रहे थे सर, भैया बोल रहे थे कि सीबीएसई बच्चों को साइंस पढ़ाओ अच्छा रहेगा, तो मैंने बोला मैं हिंदी मीडियम बच्चों को तो डील कर सकती हूँ, पर सीबीएसई वाले बच्चों को डील नहीं कर सकती। नहीं नहीं, बट वहाँ भाषा का कम्युनिकेशन का मोड क्या है, वो कौन सी भाषा है, हिंदी है या इंग्लिश है सीबीएसई बच्चों की? इंग्लिश है सर। हाँ तो उसके लिए आपको थोड़ा तैयारी करना पड़ सकता है। बाकी अगर सीबीएसई बच्चों को हिंदी में पढ़ा सकते हैं तो इसमें तो कोई वादा नहीं है। वहाँ उनका उनका जो विज्ञान का अभ्यासक्रम है वो थोड़ा हमें देख लेना पड़ेगा। पर मैं सर कॉन्फिडेंस खुद में ही नहीं हूँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ, खुद का तो कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे। पहले एक बार आप किताब देख लो और एक दो प्रयोग कर सकते हैं। पहले प्रयोग तो कीजिए, आप डायरेक्ट मना मत कीजिए। पहले एक्चुअली सर प्रयोग मैंने जो मैं लेवल पे रही, जिस तरह के बच्चों को पढ़ाया, तो मुझे वही दिखता है, उनका सोच ये है कि कुछ आपको नया की आवाज करना कट रही चाहिए। है अभिलाषा जी। और जो हाँ अपन आयुषी जी सिटी बताइए। लेवल पे जिस चीज की आवाज हाँ आयुषी जी बताइए। अभिलाषा दी आप बिल्कुल कर सकती हो, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि सीबीएसई कोर्स कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है एमपी बोर्ड के कोर्स से, या फिर जो भी है नॉर्मली अपन कम्युनिकेट तो ऐसे ही करते हैं, हिंदी में ही कहना है। बस जो टर्मिनोलॉजी होगी साइंस की, तो वो आपको बस थोड़ी सी इंग्लिश में करनी पड़ेगी, बाकी हो जाएगा। तो मतलब देखिए, आप भी सागर से है आयुषी जी, आप अभिलाषा जी आप भी हाँ। सागर से है, तो आप कभी आयुषी जी के क्लास में जाके आइए। आपका माइक म्यूट है दी। हाँ बोलिए अभिलाषा। हाँ, करियर पार्क नाम से कटरा नमक मंडी में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और सुरभि उसमें स्टूडेंट रह चुकी है। हाँ रह चुकी है। तो अभी तो घर पे चल रही है क्लास, लेकिन मेरे बड़े भैया है तो वो मुझे प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं तुम कर सकती हो। हाँ तो बढ़िया हो है, तो आप जाएगा दी, कोशिश आप कीजिए। ट्राई करिए, हो जाएगा। हाँ बस कोशिश कीजिए। और अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ दम खम फूट रहा है, तो रश्मि जी को बुला लीजिए। ठीक है यस सर, रश्मि जी तो बहुत चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करते हुए, और ऐसे ही आप पार्टिसिपेट करते रहे। इस सप्ताह का नियत कार्य मैं ग्रुप में रख रहा हूँ, तो वो भी आपको कंप्लीट करना है। अच्छा नियत कार्य अच्छे से कीजिए, नियत से कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है चलिए, तो सभी को मेरा जय जिनेंद्र, परिवार में सबको मेरा प्रणाम कहना, नमस्ते।